नमस्कार साथियों, मैं हूं अविनाश शर्मा। आप देख रहे हैं 20 वर्षों से जिले के लोकप्रिय धार न्यूज़ चैनल पर। साथियों, प्रदेश में चंद महीनों बाद विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर सरगर्मियां चुनाव की बढ़ती जा रही है। प्रदेश के साथ साथ हमारे जिले में भी राजनीतिक सरगर्मियां तेजी से बढ़ रही है। इसी कड़ी में राजनीतिक सरगर्मियों के बीच में धार विधानसभा और खासतौर पर धार जिले की कांग्रेस की राजनीति में एक ऐसे व्यक्तित्व का उदय हुआ है जो आज खासी चर्चाओं में है। जी हाँ, हम बात करना चाहेंगे जामनिया राजघराने परिवार से, शुभांगिनी राजे जामनिया का, जो बास्केटबॉल की नेशनल प्लेयर होते हुए इंग्लैंड में अपने महत्वपूर्ण दायित्वों को छोड़कर धार की राजनीति में अचानक आई है। इनके राजनीतिक प्रवेश ने फिलहाल जिले में उन्हें चर्चा में बना दिया है। तो हम बात करेंगे शुभांगना राजे जी से, किस तरह से वे राजनीति में और उनके किन उद्देश्यों को लेकर वे आई हैं। शुभांगना जी, धार न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले जितने भी बड़े ये चैनल देख रहे हैं उनको प्रणाम करती हूँ और अपने पूरे धार परिवार को प्रणाम करती हूँ। मैंने शिक्षा अपनी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से करी थी, जो विश्व में प्रथम है सामाजिक नीति में। और वहाँ मैंने जिन विषयों पे पढ़ाई करी थी वो थे सामाजिक और सार्वजनिक नीति, ग्रामीण आजीविका विकास और सामाजिक परिवर्तन। जो इमरजेंसी सिचुएशंस बनती हैं, जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे धार में पानी का शॉर्टेज रहता है, इस प्रकार की समस्याओं से कैसे हम निकल सकते हैं, नीतियाँ किस प्रकार की बना के। तो इन सब विषयों के बारे में मैंने वहाँ पे पढ़ाई करी थी। और मेरा शुरू से ही समाज सेवा के लिए चाहती थी कि इस फील्ड में आऊँ, मगर और जितना मैं लोगों से मिली, उनकी मैंने समस्याएं समझी, फिर मैंने सोचा कि राजनीति के माध्यम से मैं समाज सेवा करूं। यहाँ जब मैं आई तो मैंने देखा कि कैसे नेता समाज सेवा को माध्यम बना के राजनीति में आते हैं। तो ये देख के मेरे को बहुत निराशा हुई और मैंने सोचा कि मैं इसमें आऊँ और जो एक उदाहरण सेट करूं कि आप समाज सेवा करें, और इसमें भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं आगे बढ़ के, अपने ज़िले के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने राज्य के लिए। और इंग्लैंड में काफ़ी एक बड़ी कंपनी में आप जॉब कर रही थी। ऐसे में अचानक अपनी ये जो कर्मस्थली या जन्मस्थली यहाँ पर आकर राजनीति में आना, आखिर ये कैसे और क्यों? जी, ये मेरी मातृभूमि है। मैं वहाँ अगर सिर्फ 2 साल के लिए रही तो मेरा आना तो यहाँ था ही। यहीं पे मैंने जन्म लिया है, यहाँ के लोगों से मेरा लगाव है। बचपन से मैं अपने परिवार के साथ, यहाँ लोगों के साथ मिलकर पूरे त्यौहार बनाती थी। और जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, उन लोगों से मिलती थी, तो मेरे को उनकी समस्याओं की और बेहतर अंडरस्टैंडिंग हुई। तो मुझे लगा कि आज अगर मेरे को इतनी अच्छी शिक्षा मिली है, मैं ऐसे परिवार में मैंने जन्म लिया है, तो मैं उसका उपयोग करूं अपने लोगों का भला करने के लिए। तो मैं यहाँ वापस लौटी और जी, मैं नेशनल लेवल एक बास्केटबॉल प्लेयर हूँ, जिसका मैं मानती हूँ कि उससे मेरे लाइफ में बहुत एक डिसिप्लिन आया है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके वजह से मैंने सोचा कि हाँ, ये चीज़ मैं कर सकती हूँ, और मैंने ये निर्णय लिया। शुभांगना जी, राजनीति में किस तरह है ये आपने बताया अभी। चूंकि रोल मॉडल किनको लेके चल रहे हो, और एक महिला होने के नाते खासतौर पे एक यंग लेडी हैं, आज आप राजनीति में जा रही, धार में तमाम जो राजनेता उनके बीच में जा रही, क्या महसूस होता है आपकी सुरक्षा को लेकर खासतौर, या आप जो योजना है जो आप लेके आई हैं वो लोगों को, जब उन लोगों को नेताओं से जब चर्चा करती, क्या महसूस करती हैं? पहली चीज़, जैसे आप पूछ रहे हैं कि मैं अब जैसे लोगों के बीच जा रही हूँ, मुझे एक ये प्लेटफॉर्म मिला है, तो मैं मानती हूँ ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जहाँ तक बात आई रोल मॉडल की, मैं मानती हूँ कि मेरे संस्कार ही मेरे रोल मॉडल हैं, उन्हीं के अनुसार मैं अपना जीवन जीती हूँ। और अगर आप मेरे से पूछें कि ये राजनीति में मुझे प्रेरणा किन से मिली, तो मैं कहूँगी इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी हमारे देश को सशक्त बनाने में। फिर कमलनाथ जी, जो देश के सर्वश्रेष्ठ प्रशासकों में से एक हैं। तो मैं इनसे प्रेरणा लेती हूँ। शुभांगना जी, राजनीति में आपके परिवार में कोई भी नहीं है, कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, किसी पार्टी से जुड़े नहीं। ऐसे में अचानक आपने कांग्रेस की राजनीति को चुना, और परिवार में इस पूरे राजनीति को लेकर कोई चर्चा या कोई विरोध या कोई समर्थन? मेरा पहली बात तो ऐसा मानना है कि अगर मेरे अस्तित्व से सिर्फ मुझे ही लाभ हो रहा है, तो मैंने पूर्ण जीवन नहीं जिया। और मैं चाहती हूँ कि आज मैं अपने ज्ञान से अगर किसी का भला कर सकती हूँ, तो इससे मैं सही दिशा में जा रही हूँ।
और जैसे मैं लोगों से मिली, उनकी समस्या समझी, मैंने अपने पर्सनल लेवल पे बहुत सारे अभियान चालू करे, तो लोगों में उत्सुकता आई मेरे प्रति कि आप हमारी ये समझ रहे हैं जो हमारे विधायक हमसे कभी आके जिन्होंने नहीं पूछा, तो लोगों ने ही मेरे को बोला कि आप राजनीति में आइए, और मुझे भी लगा ये माध्यम सही है जिससे मैं और लोगों तक पहुंच सकती हूँ। और जो कांग्रेस की विचारधारा है, सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी है कि सबका साथ सबका विकास, उससे मैं बहुत प्रेरित हुई और मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करा, और अब मैं बस उन पार्टी के लिए काम कर रही हूँ। और लोगों के बीच में आप जा रही, क्या रिस्पांस मिलता है? बहुत अच्छा रिस्पांस है। वो तो मुझे उल्टा ये कहते हैं कि आप इतना लेट क्यों आए, जबकि मैं अभी सिर्फ 27 साल की हूँ, तो वो मुझे कह रहे हैं कि आप लेट हैं। तो वो तो ठीक है, अब मैं आ गई हूँ और अब मैंने उद्देश्य अपना बना लिया है, तो अब तो मैं यही करूँगी और समाज सेवा ही मेरा उद्देश्य है। शुभांगना जी, राज परिवार में जन्म हुआ है आपका। एक क्राइटेरिया होता है आम लोगों के बीच में और राज परिवार में, चूँकि आप बताया जाता है कि हमने जो जानकारी निकाली, अब काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा के क्षेत्र में गांव-गांव जाती है, वहाँ पे कई ऐसे आपने योजनाएं चलाई हैं, खासतौर पे गरीब बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए। तो आखिर क्या किया आप लोगों ने उनके लिए, क्या रहा और किस तरह से आप देखती हैं पूरा? देखिए, मैं आपको बताऊंगी, जो मैंने एक शिक्षा और सशक्त अभियान एक चालू करा था यहाँ के ज़िले के बच्चों के लिए, तो जब मैंने उनसे मिलना शुरू करा तो मैंने देखा जो योजनाएं हैं, जो महीने के महीने उनके खातों में पैसे जाते हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जिनके खातों में पैसे नहीं जा रहे हैं, और अगर जा रहे हैं तो बहुत देर बाद जा रहे हैं, तो जिसके वजह से जो टारगेट प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व ही नहीं हो रही है। और कितने ऐसे केसेस हैं जहाँ पे वो जाके ज़िला के जो अधिकारी हैं उनको जाके बोलते हैं कि हमारे खाते में पैसे नहीं आए, पर वहाँ से उनको ये जवाब मिलता है कि आपके खाते की जो आपने डिटेल्स दी हैं वही गलत है। तो ऐसे काफ़ी लूप होल्स हैं इन योजनाओं में। तो मेरा ऐसा मानना है कि डायरेक्ट हम बेनिफिट दें, पैसे देने की बजाय, अगर जैसे हम उनको स्टेशनरी किताबों के पैसे डाल रहे हैं, हम डायरेक्टली वो किताबें ही भेजें। और ये कहाँ भेज सकते हैं, जो छात्रावास है वहाँ पे हम स्टॉक रूम्स बनाएं जहाँ महीने के महीने ये सब किताबें जाएं। तो ऐसे जितना मैं लोगों से मिल रही हूँ उतना मैं समझ रही हूँ कि उनकी समस्याओं के लिए मैं किस तरह की योजनाएं बना सकती हूँ। और अपनी संस्था के द्वारा मैंने किताबें बांटी हैं। कई ऐसे आदिवासी लड़कियां हैं जिनको नीट के लिए पढ़ाई करनी है, बीएससी नर्सिंग करनी है, पर उनके पास पैसे नहीं है ये सब किताबें खरीदने के लिए, तो मैंने अपनी संस्था के द्वारा उनको ये किताबें बांटी। कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास जूते चप्पल नहीं थे स्कूल जा पहनने के लिए, तो मैंने जूते चप्पल बांटे, करीब 2000 बच्चों को मैंने जूते चप्पल बांटे हैं। तो अपने लेवल पे मैं जितना कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ, पर संस्था के माध्यम से मैं हर इंसान के पास पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए मैंने फिर राजनीति को एक माध्यम चुना है कि मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ। आज जो कांग्रेस की परिस्थितियाँ या राजनीति देखिए, उसमें गुटबाजी एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, राजनीतिक जो लोग हैं जो अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं अपने आप को। धार में कांग्रेस की राजनीति में आप अचानक सक्रिय हुई, कई तरह की चर्चाएं भी हैं आपको लेकर। ऐसे में अपना क्या स्थान आप देख रही, क्या अपनी योजनाएं या अपने आप को किस तरह से यहाँ पे आने वाली परिस्थितियों में, चुनाव में आप देखेंगी? अभी जैसे मुझे पार्टी ने इंदौर संभाग का प्रवक्ता नियुक्त करा है, तो अभी तो मेरा उद्देश्य है कि मैं प्रवक्ता के तौर पे जो कर सकूं करूं। जो पार्टी की योजनाएं हैं, जो नारी सम्मान योजना है, गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने की योजना है, बिजली की योजना है जिसमें 100 यूनिट मुफ्त है और 200 यूनिट हाफ रेट पे है, ये सारी योजनाएं मैं लोगों तक लेके जाऊं और जो लोगों की समस्याएं हैं उनको पार्टी तक लेकर आऊं। अभी मेरा यही उद्देश्य है और मैं इसी को अपनी जिम्मेदारी मानती हूँ और मैं इसमें लगी हुई हूँ। तो भांगना जी, विधानसभा चुनाव आ रहे, विकास के तमाम दावे, क्षेत्र की जो परिस्थितियाँ देखें, तो आपने क्या देखा है, क्या लेकर आप अभी लोगों के बीच में जा रही, क्या आप उम्मीद है आपसे लोग रखें और किस तरह से आप आगे काम करना चाह रही मेरा एक उद्देश्य है कि समाज सेवा करनी है। अब उसमें मैं देख रही हूँ कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो घरों घरों तक नहीं पहुँच रही हैं। जो योजनाएं हैं कई अच्छी, अगर पर वो लोगों तक नहीं पहुँच रही तो ऐसी योजनाओं को क्या करना। तो पहली चीज़ मैं चाहूँगी कि जो जितनी भी सरकार योजनाएं बना रही है उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन होए। फिर दूसरा, लोगों को सशक्त बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए कई मैं उदाहरण दे सकती हूँ, जैसे किसान जो पीड़ित हैं उनकी, हम जैसे फसलें ख़राब हो जाती हैं वो रोकने के लिए हम सीड ग्रेडिंग प्लांट्स पंचायत में लगाएं जो एकदम क्वालिटी सीड्स उनको दें। फिर दूसरा, जैसे अब महिलाएं ले लीजिए, उनकी स्किल डेवलपमेंट करें जिससे वो सशक्त बने। फिर बच्चे ले लीजिए ज़िला के, उनकी पढ़ाई पे हम ध्यान दें,
जो मैंने पहले आपको बताया कि डायरेक्ट योजना से बेनिफिट उनको मिले, डायरेक्ट किताबें मिले, पैसे ना दें, हम डायरेक्ट किताबें दें। हर छात्रावास में स्टॉक रूम बने जहाँ पे वो किताबों का स्टॉक हर महीने जाए। इससे क्या होता है, एक चीज़ मैंने देखी है, जो सरकार पैसे दे रही है, अगर आप किसी गरीब इंसान के हाथ में 1000 रुपये 2000 दे रहे हैं तो वो अपना घर चलाएंगे कि किताब खरीदेंगे? तो वो जो फंड आप दे रहे हैं वो जब टारगेट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा, तो हमें योजना बदलने की ज़रूरत है। और ये उदाहरण तो मैंने बहुत सारे जो बाकी देश हैं वहाँ पे देखा है कि ऐसी योजनाएं बहुत कमाल का काम कर रही हैं। तो अब समय है कि हम भारत में भी ऐसी योजनाओं को लागू करें। फिर आदिवासियों के लिए जो इतने वंचित हैं, उनकी इतनी पुरानी कलाएं और परंपराएं जो हमारे भारत की आज पहचान बनती हैं, उन्हें हम कैसे प्रिजर्व करें, क्योंकि वो तो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। उनको प्रिजर्व करें, फिर उनके माध्यम से कैसे रोज़गार उनको दिला सकते हैं वो करें। तो ऐसे कई मेरे मुद्दे हैं स्थानीय, जिनके बारे में मैं जैसे जैसे लोगों से मिल रही हूँ तो मेरे को पता चल रहा है, और मैं पार्टी तक भी अपने आइडियाज़ दे रही हूँ कि जब कांग्रेस की जैसे सरकार आए तो हम इन योजनाओं पे फोकस करें। और जैसे सरकार वादे कर रही है कि हमने दावे कर रही है कि ये योजना बनाई है, वो योजना बनाई है, पर उसको ग्राउंड लेवल पे आके कौन देख रहा है कि वो योजनाएं किन लोगों तक पहुंच रही है? आज आप देखिए, यहाँ पे सड़कें नहीं है, कितने गांव में बिजली नहीं है। तो ये कैसा विकास हो रहा है? और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो और ऊपर से मैं चाहती हूँ एक और चीज़, कि लोग भी आज थोड़े और चौकस बने, वो समझें कि भ्रष्टाचार कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, और एकजुट होकर वो आवाज़ उसके खिलाफ उठाएं। और जो लोगों से मैं मिलती हूँ उनकी पूरी समस्याओं की रिपोर्ट मैं पार्टी को देती हूँ। तो मैं उन चीज़ों से दूर हूँ और मैं वैसे ही अपना चाहती हूँ। और हाँ, मेरी उम्र कम है, पर मैं बहुत शांत हूँ और परिपक्व हूँ, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है, और मैं अपने उस पर फोकस अपना रखती हूँ जो मेरा उद्देश्य है। एक अंतिम सवाल है आपसे। चूँकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, लोगों से, जिले के जो लोग हैं, जो विधानसभा है, जिस विधानसभा को लेकर आप सक्रिय हैं, क्या आप उनसे उम्मीद लगा रही हैं और आप उन लोगों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मेरा ज़िला के लोगों से यही निवेदन है कि अब वो जागरूक बने। बहुत साल ऐसे निकल गए हैं, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही कुछ विकास नहीं हुआ है, पर जिस तरह का विकास हुआ है वो काफ़ी नहीं है, और इसी गति पे चलता रहे तो आने के जो अगले 100 साल भी यही रहेगा कि बिजली नहीं है, बच्चों के पास चप्पल नहीं है, मतलब हालत ख़राब ही रहेगी। तो अब लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, एकजुट होकर उन्हें निर्णय लेना चाहिए कि किस तरह की योजनाओं से उनका विकास होएगा, उनके आने वाली पीढ़ियों का विकास होगा। और जब एक इंसान वोट देता है, वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी नहीं पार्टी को सौंप रहा, वो अपने पूरे परिवार की दे रहा है, अपने आने वाली पीढ़ी की दे रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब जैसे चुनाव नवंबर में आ रहे हैं, सब दोनों तरफ से पार्टी अपनी अपनी योजनाओं को प्रस्तुत कर रही हैं। अब ये लोगों पे है कि वो देखें कि उनके साथ अभी इतने सालों में उनकी क्या सिचुएशन थी, और अब अगर उनको ये एक चांस मिल रहा है सही निर्णय लेने का, तो वो एकदम समझदारी से लें, और जो भी उनकी तकलीफ़ें हैं वो हम तक लाएं, ताकि हम उन्हीं प्रकार की योजनाएं उनके लिए बनाएं। तो ये मेरा निवेदन रहेगा कि अब लोग ही एकदम वो सशक्त होने के उस पे आ जाएं।